चैप्टर 98। ये सब राघव का कजिन भी देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहा। वहां सभी लोग उसे कह रहे थे, आर्यमन ये सब गलत है। दादी हमेशा से ही तुम्हारे और राघव के बीच में फर्क करते हैं। पर आर्यमन ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए सबकी बातों को इग्नोर कर दिया। तभी उसकी आंटी ने कहा, डोंट वरी आर्यमन, दिल छोटा मत करो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तुम राघव से बेस्ट हो, तुम इस बिजनेस को बेहतरीन चला सकते हो। तुम अब लगभग 20 साल के हो चुके हो, 2 साल और फिर वह तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे क्या पता, वह तो बस एक प्रोफेसर है। फैमिली हेरिटेंस को उसके हवाले कर देना डिस्ट्रक्शन होगा। आर्यमन तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे मैं आंटी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, लेकिन उसकी नज़र तो राघव के हर एक एक्शन पर थी। जब उसने राघव को डाइनिंग हॉल से बाहर जाते हुए देखा तभी वह भी अपनी जगह से उठ गया और बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह विवाघव के पीछे पीछे चला गया। राघव अभी अपने फ़ोन में बिजी था। उसने सिया को कई मैसेज भेजे थे लेकिन उसने अभी तक किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया था, जिस कारण अब वह उसे बार बार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सामने से उसे कोई रिस्पांस भी नहीं मिल रहा था। अब राघव को घबराहट हो रही थी, उससे गिल्ट भी महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कहीं कल रात की वजह से वह उससे नाराज तो नहीं है, लेकिन इसमें पूरी गलती उसकी नहीं थी। ऐसी कंडीशन में कोई कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था, और वह तो काफ़ी पहले से खुद को कंट्रोल किए हुए था। वह वही थी जिसने उसे सबसे पहले परेशान था। अगर उसे याद न होता कि यह उसका पहली बार है और अगर उसे कोई फ्लाइट न पकड़नी होती तो वह इतनी जल्दी नहीं रुकता। जैसे ही वह सोच रहा था कि वह उसे कैसे माफ़ करवाए, एक आवाज़ आए, राघव। राघव का नाम जिस तरह पुकारा गया उससे उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर भी वह रुक गया। आर्यमन जल्द ही उसके पास पहुंच गया। अब तुम क्या चाहते हैं? आर्यमन ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम इस बार घर आ सकते हो? तुम्हारा कमरा अभी भी वहीं है, किसी ने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं है। डैड अभी भी तुम्हें याद करते हैं। लेकिन राघव ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और आर्यमन को देखता रहा। आर्यमन राघव से लगभग 8 साल छोटा था। उसकी माँ के जाने के बाद लगभग 1 साल से भी कम टाइम के बाद ही उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे आर्यमन हुआ। लेकिन आर्यमन के 2 साल के हो जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद राघव ने कभी उस घर में कभी कदम नहीं रखा, और अब इतने साल हो जाने के बाद आर्यमन चाहता था वो घर लौट आए। जिस पर राघव ने अपने ठंडा लेजी में कहा, वह घर मेरा नहीं है, वह घर तुम्हारा है। ये कहकर वो चल गया। उसके बाद राघव मुंबई वापस लौट आया। जैसे ही उसकी फ्लाइट लैंड की उसका मूड मुंबई की हवा को स्मेल करते हुए और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। फ्लाइट लैंड करने के बाद उसने अपना फ़ोन चेक किया जिसमें सिया ने अभी तक कोई मैसेज नहीं किया था। उसके बाद उसने एक कैब हायर की और अपार्टमेंट की ओर चल दिया। रास्ते में वो ये सोचता रहा आखिर वह सिया को मनाएगा कैसे। तभी उसे कुछ एहसास हुआ, गाड़ी उसे रास्ते पर नहीं थी जिस रास्ते पर उसका अपार्टमेंट होता है। उसने ड्राइवर की और अपनी नज़रें घुमाई और कहा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तभी ड्राइवर ने गाड़ी का चाइल्ड लॉक प्रेस कर दिया, जिससे गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए, और कहा, आपसे कोई मिलना चाहता है मिस्टर शेखावत। दूसरी ओर सिया को नहीं पता था कि राघव मुंबई वापस लौट आया है। पूरा दिन आराम करने के बाद अब जाकर उसे थोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था और अपने घर वापस आ गई थी ताकि दादी और आरव के साथ सेलिब्रेशन में शामिल हो सके। पर उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस समय दादी और आरव का सामना कैसे करेगी। वह बेशक खुद को कितना भी समझ ले, लेकिन ये तो वह भी जानती थी कि आरव तक आराम और दादी को सब सच पता चल गया होगा। वह उनकी आंखों में देखने से बचती रही। हालांकि आरव को कुछ पता नहीं था। उसने मान लिया था कि वह और राघव लंबे समय से साथ थे। इसलिए जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने चिंता से पूछा, सिया, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हैं? काफ़ी बेहतर है। कुछ दवा ली है? बस गले में खराश है, सिया ने सख्ती से जवाब दिया। वह तो अच्छा हुआ यह मौसम सर्दी का है। अगर गर्मी का होता तो वह अपने शरीर पर बनी निशानों को कैसे छुपाती। उसे राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दादी भी उसकी तरफ देख रही थी, उनकी आंखों में चमक थी।
सिया समझ गई कि उन्हें सब पता है, इसलिए नजरें बचाकर हल्की खांसी करते हुए दूसरी ओर देखने लगी। तभी दादी ने उससे पूछा, क्या राघव वापस आ गया? जिसे सुनकर सिया ने कहा, नहीं अभी नहीं, लेकिन उसने जाने से पहले कहा था वह आज ही वापस आ जाएगा। हालांकि अब तक रात हो चुकी थी और राघव अब तक वापस नहीं आया था। वो राघव को फोन करने हो वाली थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, डरी हुई आरव की। सिया, दादी। दादी अपनी कुर्सी पर एक तरफ झुकी हुई बैठी थी, बेहोश। सिया के हाथ से उसका फोन गिर गया और इसी के साथ राघव के बारे में भूल गई। वह दादी को आरव के साथ हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टर दादी को इमरजेंसी में ले गए। सिया बाहर ही उनका इंतजार करती रही। सिया उंगलियां भींची हुई थीं, दिल धड़क रहा था। प्लीज, दादी पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश थीं। कोई चमत्कार हो जाए प्लीज। लेकिन दुनिया में कभी इतने सारे मिरेकल नहीं थे। कुछ ही देर बाद इमरजेंसी रूम के दरवाजे खुल गए। डॉक्टर बाहर आए और अपना सिर हिलाया और कहा, हमने वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। ये सुनकर सिएरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने हाँ कहा और उसका रास्ता छोड़ दिया। उसकी दादी अस्पताल के बिस्तर पर शांत लेटी हुई थीं, मानो वे सो गई हों। दादी ... उद्धरण चिन्ह। सिया की आवाज नर्म थी। दादी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर वह बिस्तर के पास बैठ गई और दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह तरह तरह की बातें करती रही, लेकिन दादी ने उसे फिर कभी जवाब नहीं दिया। उसे पता ही नहीं चला कि कब आंसू गिरने लगे। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब हॉस्पिटल स्टाफ बॉडी को ले जाने आए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जो व्यक्ति उससे सबसे अधिक प्यार करता था, वह चला गया। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। डॉक्टर रिवाज ने उससे कहा था कि ये दिन आएगा, लेकिन चाहे उसने खुद को कितना भी तैयार कर लिया हो, यह अभी भी कम नहीं था। वह कुछ भी समझ नहीं सकी। आरव ने सिचुएशन को समझते हुए सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की। सिया एक कठपुतली की तरह निश्चल बैठी रही, जिसके पर काट दिए गए हों। सिया। आरव ने धीरे से उसका नाम पुकारा, पर सिया ने उसे कोई जवाब नहीं। ये देखकर आरव ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर पर कॉल लगाया। रिंग काफ़ी देर तक बजती रही, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। आखिरी कुछ सेकंड्स में कॉल रिसीव हुई, लेकिन सामने से केवल हवा की आवाज़ सुनकर आरव एक पल के लिए कांप गया, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, आप कहाँ हैं? क्या आप वापस आ सकते हैं? दादी अब नहीं रही और सिएरा बहुत परेशान है। मुझे चिंता हो रही है उसकी। तभी राघव की धीमी और तीखी आवाज आई, मैं जल्द ही वहां पहुंचता हूं। कुछ सेकंड बाद स्पीकर से एक जोरदार आवाज आई, जिससे आरव का दिल धड़क उठा। एक पल के लिए उसे लगा यह उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, कॉल कट हो चुकी थी। राघव ने अपनी बाह पर ताज़ा खरोंच की ओर देखा। उसकी आंखें काली हो गईं। वह शॉट बहुत करीब से लिया गया था। एकमात्र कारण ये है कि वे 4 आदमी 4 ट्रेन स्नाइपर, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा स्ट्रांग और कैपेबल। यहाँ तक कि उसे शॉट लगाने का मौका भी तब मिला जब वो कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए। राघव तो अभी उनके साथ कुछ और टाइम खेलना चाहता था, लेकिन आरव से दादी के जाने की न्यूज़ सुनने के बाद उसके पास इसके लिए टाइम नहीं था, क्योंकि सिया को उसकी ज़रूरत थी। अब उसका हर बार घातक हो गया। प्रत्येक वार का मोटिव केवल मार डालना था। कुछ ही मिनटों में चारों आदमी नीचे गिर गए। उसके बाद उसने अपने हाथों से खून पोंछा और चला गया। अस्पताल में शिया उसका इंतजार कर रही थी। इस बीच विहान को भी उसके आदमियों को मत डालने की न्यूज़ मिल चुकी थी। वो बौखलाया हुआ था। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया? उसने जो 4 आदमी भेजे थे, वे सिर्फ ताकतवर नहीं थे, उनके सचमुच मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थे। वे पहले भी जीवन और मौत का सामना कई बार कर चुके थे, और वे एक प्रोफेसर से हार गए थे। नहीं, इम्पॉसिबल। ये सब उस सुबह शुरू हुआ था जब उसने राघव को एयरपोर्ट पर देखा था। उसने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला वो एक ट्रिप से आज ही मुंबई लौटा है। विहान सिया के बार बार इनकार से पहले ही डिसपॉइंट हो चुका था। इसे लगता था राघव ही वो शख्स है जिस करवा बार बार सिया उसे रिजेक्ट कर रही है, इसीलिए उसने राघव को टारगेट बनाया था। पिछली बार भी वही था जिसने 4 ट्रेन स्नाइपर को शौर्य के लिए राघव को करने के लिए भेजा था।
उसे समय उसने सोचा था कि राघव एक प्रोफेसर है, उसे संभालना आसान है। लेकिन बाद में उसे समझ में आया वो कितना घातक है, जिस कारण इस बार वह पहले से ज्यादा अलर्ट था। इसीलिए उसने इस बात कोई नॉर्मल लोगों को उसके पीछे नहीं भेजा था। पर ये लोग उसे मारना तो छोड़ उसको हाथ भी नहीं लगा पाए थे। ये देख उसने अपना फोन निकाला और शौर्य को कॉल किया। दूसरी ओर से एक रिंग में फोन उठाने के बाद शौर्य ने कहा, तो अब तुम्हें समझ आया राघव कौन है? शौर्य की आवाज में सरकॉस्म था। विहान ने उसे सारी स्टोरी एक सांस में ही बता दी कि किस तरह 4 प्रशिक्षित हथियारबंद लोग और वे राघव को घायल भी नहीं कर पाए। एक लंबी चुप्पी के बाद शौर्य ने पूछा, तुमने तो कहा था कि वो दिल्ली के लिए निकल गया है। तो विहान ने कहा, हाँ, मैंने उसे और पोर्ट पर देखा था। इसे पहचानना मुश्किल नहीं है, उसकी स्मार्टनेस और उसका चेहरा उसे भीड़ से अलग बनाता है। असल सच तो ये था, सिया के कारण उसे अक्सर राघव से जलन महसूस होती थी, जिस कारण उसने बहुत पहले ही राघव का चेहरा याद कर लिया था। चलो देखता हूँ, शौर्य ने कहा। जैसे ही वह फोन रखने वाला था, उसके दिमाग में कुछ कौंधा। वह 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर पूछा, सिया ने तुम्हें मना कर दिया था, है ना? उद्धरण चिन्ह। उसे अभी अभी विहान की बात समझ में आई थी। अगर वह राजी हो जाती तो विहान अभी इतना परेशान नहीं होता। उसे उम्मीद थी कि सिया हाँ कहेगी। उसने अपनी दादी के कारण जेल में बहुत क्रूएलिटी झेली थी। उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि वह उस पर कितना भरोसा करती थी। तो जब उसे बचाने का मौका दिया गया तो उसने उसे क्यों ठुकरा दिया? शौर्य ने भौहें चढ़ाई। वो शौक था, क्योंकि उसने हमेशा ही वो चुना था जो किसी को उम्मीद नहीं होती थी। तब भी जब सबको लगा कि वह टूट जाएगी, तो वह कभी नहीं टूटी। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।